हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लॉफुल ईयर्स। आज हम अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की क्लास सीरीज को ही कंटिन्यू करेंगे और आज हम करेंगे सेक्शन 7। सेक्शन 7 को इंग्लिश लॉ में डॉक्ट्रिन ऑफ मिरर इमेज कहा जाता है। ये बेसिकली जब आप एनएलयूज में पढ़ते हैं ना, तो आपको सेक्शन डॉक्ट्रिन के फॉर्म में कराए जाते हैं। तो सेक्शन 7 का जो डॉक्ट्रिन है, प्रिंसिपल है, वो है मिरर इमेज का। अब देखो, हम आईने में खुद को देखते हैं। जैसे मैं हूं, मैं अभी अपना लेफ्ट राइट हैंड रेज कर रही हूँ और आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंड दिख रहा है। दैट इज कॉल्ड मिरर इमेज। मतलब शीशा या आईना सेम वही हरकत करता है जो हम इस तरफ खड़े होकर करते हैं। अब आप ये सोचो कि आईना अपनी ही कुछ ट्विस्ट डाल दे, मतलब मैं हैंड रेज कर रही हूँ और आईने में मैं नाचने लग जाऊं। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता। तो सेक्शन 7 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इसी बात के बारे में बात करता है कि मिरर इमेज का मतलब क्या होता है। देखो, हम कहते हैं कि जो आपने ऑफर दिया है उसका एक्सेप्टेंस वैसे का वैसा होना चाहिए। बोथ पार्टीज एक ही बात पर अलाइन होनी चाहिए और इसी को बोलते हैं मिरर इमेज। तो मिरर इमेज का मतलब हो गया, जो आपने बोला एग्जैक्ट उसका सेम रिफ्लेक्शन आपके पास वापस आ रहा है। मैंने बोला कि आपने 5 बजे क्लास लेनी है, आपने बोला ठीक है मैं 5 बजे क्लास ले लूंगा। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मैम अभी नहीं, 5:30 बजे, तो बच्चे आपने तो मेरी ओरिजिनल ऑफर में चेंजेस कर दिए, वेरिएशंस कर दिए। तो इस सिचुएशन में सेक्शन 7 की एप्लीकेबिलिटी नहीं होती है। तो सेक्शन 7 के रूल्स जो हैं, बहुत अच्छे रूल्स हैं और ये आपको ये भी समझने में हेल्प करते हैं कि सेक्शन 7 कैसे हमारी डे टू डे लाइफ में रोल प्ले करता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 7 की हेडिंग है एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनइक्विवोकल। और इसको हम जब एनएलयूज में पढ़ते हैं, या एनएलयूज का जो सिलेबस है, वो सेक्शन 7 को या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को क्या कहकर बुलाता है? डॉक्ट्रिन ऑफ मिरर इमेज। देखो, आईने में सेम वैसा ही दिख रहा है जैसा एग्जैक्टली है। तो आईना अपना कोई अलग ट्विस्ट उसमें इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता। एग्री? तो देखो, सेक्शन 7 के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या कहते हैं। सेक्शन 7 कहता है एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि जैसा मैंने बोला है आप उसी बात पर एग्री कर रहे हैं। मतलब इट मस्ट बी अनकंडीशनल एंड अनइक्विवोकल। इसे ऐसे समझो, मैं आज हुंडई की गाड़ी देखने गई, ठीक है, और मैंने गाड़ी देखी, क्रेटा देखी, अब मुझे पसंद भी आ गई। तो मैं बैठी टेबल पर, मैंने बोला चलो अभी इसकी प्राइसिंग बताओ। उन्होंने बोला कि मैडम जो इसका मतलब एकदम फाइन वेरिएंट है, जो सबसे हाई क्लास वेरिएंट है, वो आपको 20-22 लाख का पड़ेगा। तो मैंने बोला, मैं कहा चलो ठीक है, ये अमाउंट तो ठीक है, आप मेरे को इसमें एडिशनल क्या दे रहे हो? अब ध्यान से देखना, हम जो बात करते हैं ना, हम जो कॉन्वर्सेशंस करते हैं डे टू डे लाइफ में, वही कॉन्वर्सेशंस हमारे कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करती हैं। वो हमारी इंटेंशंस क्लियर करती हैं कि हम किस तरह से क्या बात कर रहे हैं। तो मैंने बोला काउंट, मतलब मैंने उसके बदले में क्या बोला कि ठीक है, मेरे को प्राइस से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैंने रूल क्या लगा दिया, बट लेकिन आप मुझे इसमें एडिशनली और क्या दे रहे हैं, मेरे को एक्सेसरीज क्या क्या दे रहे हैं। तो उसने जो मुझे ऑफर दिया, मैंने उसमें ऑल्टरेशंस, उसमें मॉडिफिकेशंस, उसमें चेंजेस इंट्रोड्यूस कर दिए। और जब हम ऑफर में अपने चेंजेस इंट्रोड्यूस कर देते हैं, उसे हम बोलते हैं काउंटर ऑफर। और वो सेक्शन 7 के रूल पर अप्लाई नहीं करता है। तो सेक्शन 7 कहता है कि जो ओरिजिनल ऑफर है उसमें किसी भी तरह की कोई वेरिएशन नहीं होनी चाहिए। सामने वाले ने अगर आपको बोला है कि हुंडई क्रेटा बिल्कुल अपडेटेड जो उसका वेरिएंट है वो आपको 20 लाख का मिलेगा और ये एसेसरीज इनबिल्ट आ रही है, ये कंपनी की पॉलिसी है, ये चीजें आपको लेनी पड़ेंगी। मैंने बोला ओके ठीक है, ये हो गया फाइनल। यहाँ पर सेक्शन 7 की एप्लीकेबिलिटी है। लेकिन उन्होंने जो मुझे प्राइस शीट दी, उसमें उन्होंने बोला थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है, कंपनी की ये पॉलिसी है, ये अमाउंट इस चीज के लिए, ये अमाउंट इस चीज के लिए, अगर मैं उसे कटवा दूं तो फिर भी तो मैंने ओरिजिनल ऑफर में वेरिएशंस कर दिए। तो उस केस में सेक्शन 7 की एप्लीकेबिलिटी नहीं होती है। आया समझ? तो सेक्शन 7 कहता है कि अगर आपको कम्युनिकेट करने का मतलब अपनी एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट करने का तरीका बताया गया है ऑफर में, तो आपने उसी स्पेसिफाइड तरीके से ही उस ऑफर को एक्सेप्ट करना है। देखो, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है इमेज में, इमेज में लिखा है आई एक्सेप्ट व्हाट इट इज। मतलब मैं उसे वैसे ही स्वीकार करता हूं जैसा वो है, मैं उसमें कोई वेरिएशंस नहीं करूंगा। तो सेक्शन 7 को हम एक और नाम से भी जानते हैं और उसका नाम क्या है? प्रिंसिपल ऑफ मिरर इमेज और डॉक्ट्रिन ऑफ मिरर इमेज। तो जब हम आईने में देखते हैं, हम आईने में खुद को देखते हैं। हम जो हरकत, होल्ड ऑन,
सॉरी, माय मिस्टेक। तो डॉक्ट्रिन ऑफ मिरर इमेज क्या कहती है? डॉक्ट्रिन ऑफ मिरर इमेज कहती है कि एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट होनी चाहिए, ठीक है, और जैसा हम मिरर में देखते हैं वैसा ही सामने रिफ्लेक्शन आना चाहिए। मतलब आपको जो टर्म्स एंड कंडीशंस बताई गई हैं, आप उसी टर्म्स एंड कंडीशंस पर एग्री कर रहे हैं, ठीक है। और ओरिजिनल ऑफर में किसी भी तरह का कोई डिविएशन या मॉडिफिकेशन अगर आप करते हैं तो वो एक्सेप्टेंस नहीं कहलाता है, वो काउंटर ऑफर कहलाता है। और काउंटर ऑफर ओरिजिनल ऑफर को नलीफाई कर देता है, ठीक है। और सेक्शन 7 कहता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ मिरर इमेज ये कहती है कि दोनों पार्टीज सेम टर्म्स पर एग्री हो गई है, मतलब उसमें कोई एम्बिग्विटी और कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है, वो किसी भी टर्म को चेंज नहीं करना चाहती है। चलो अब हम पढ़ते हैं आज की डेट में, मतलब जो हमारी अभी क्या कहते हैं उसे, टेक्नोलॉजी जो चल रही है, या हम कहें कि सोशल मीडिया के थ्रू जो हम कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं, वहां पर मिरर इमेज की क्या रेलेवेंस है। तो देखो सेक्शन 7 आपको सीधी सीधी बात बोल रहा है कि भाई मिसअंडरस्टैंडिंग्स और कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है, और दोनों पार्टी सेम पेज पर एग्री होनी चाहिए। तो जैसे मैं तुम्हें बोलूं, जैसे मैंने तुम्हें अभी बोला कि मैं हुंडई के शोरूम में गई, मुझे पसंद आ गई क्रेटा, उसने बोला मैडम इतने की है, मैंने उसमें एडिशनल ऑफर कर दिया कि तुम मुझे साथ में एसेसरीज में क्या दे रहे हो और कितना डिस्काउंट दे रहे हो, तो उसकी ऑफर में वेरिएशंस कर दिए। यहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ मिरर इमेज की एप्लीकेबिलिटी नहीं हुई, कॉन्ट्रैक्ट या ओरिजिनल ऑफर नलीफाई हो गई, तो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट ही नहीं हुआ। चलो अब हम कुछ केस लॉ करते हैं। देखो मैं बार बार इसी बात पर एम्फेसाइज करती हूँ कि पेपर में हमें लिखना होता है बच्चे, अच्छा स्कोर करने के लिए हमें अच्छा कंटेंट लिखना पड़ता है, और इसीलिए आपको सबसे ज्यादा फोकस आपकी केस लॉस पर करना चाहिए, क्योंकि यही प्रोविजन तो 2 लाइन में खत्म हो जाता है, उसकी इंटरप्रिटेशन भी 2 लाइन में खत्म हो जाती है, लेकिन किस तरह से कोर्ट ने उस चीज को इंटरप्रेट करा है अलग अलग तरीके से, या एक ही चीज को 10 बार अलग तरीके से कहा है, ये हमें केस लॉ से पता चलता है। तो हाइडे वर्सेस रेंज का केस है, ये मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में भी समझाया है, जो मैंने कल अपलोड करी है, उसमें मैंने तुम्हें बताया है कि रेंच ने बोला कि मैं अपना फार्म 1,000 पाउंड्स में सेल करना चाहता हूँ, हाइडे ने बोला कि ठीक है मैं 950 पाउंड्स में लेने के लिए इंटरेस्टेड हूँ। अब बताओ मुझे, ये ओरिजिनल ऑफर का एक्सेप्टेंस हुआ? द आंसर इज नो। तो उसने ऑफर के बदले में काउंटर ऑफर दिया, और काउंटर ऑफर देने से सेक्शन 7 की एप्लीकेबिलिटी नहीं हुई। तो ये केस क्या रिप्रेजेंट करता है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि जब ये सेक्शन 7 को इंटरप्रेट करता है तो ये कहता है कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट, और अगर आप बदले में कुछ नई चीज बोल देते हैं तो वो एक, आपने ओरिजिनल ऑफर का रिजेक्शन कर दिया है, आपने काउंटर ऑफर दे दिया है, तो उस केस में सेक्शन 7 की एप्लीकेबिलिटी नहीं होती है। सेकेंड केस है फेल्थाउस वर्सेस बिंडले का, 1862 का केस है, ये केस भी आपको मेरी लास्ट क्लास में मिल जाएगा। इसमें वो है कि एक मामा जी ने अपने भांजे को बोला कि मैं अपना फार्म, अपना तुम्हारा घोड़ा खरीदना चाहता हूँ, ठीक है। तो उसने वो वैसे ही ऑक्शन कंडक्ट कर रहा था, तो उसने अपने ऑक्शनियर को बोल दिया कि मामा जी का फोन आया था कि घोड़ा मत बेचना। अब ऑक्शनियर के दिमाग में नहीं रहा, उसने घोड़ा बेच दिया। तो यहाँ पर फेल्थ हाउस अंकल ने उस ऑक्शनियर को सू कर दिया है कि भाई मैंने एक्सेप्टेंस दे रखी थी, उसने उसके बाद भी मेरा घोड़ा बेच दिया। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि साइलेंस डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एक्सेप्टेंस, कि अगर आप चुप रहते हैं, कोई रिप्लाई नहीं करते, कम्युनिकेशन ही नहीं है। तो देखो ये सेक्शन 4 में भी जाएगा, ये सेक्शन 5 में भी जाएगा केस, और ये सेक्शन 7 में भी आएगा। और सेक्शन 7 में क्या आएगा कि मिरर इमेज का रूल ये कहता है एक्सेप्टेंस क्लियर अनइक्विवोकल होनी चाहिए, ठीक है। साइलेंस या जो एम्बिग्विटी होती है, बिहेवियर इश्यूज होते हैं, इट डज नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस, ठीक है। और ये ऑफर वैलिड ऑफर नहीं है। आप कुछ इंडियन केसेस देख लेते हैं। पन्नालाल जानकीदास वर्सेस मोहनलाल का केस है, 1951 का केस है। इसमें पन्नालाल ने मोहनलाल को प्रपोजल भेजा है कि भाई मैं कुछ गुड्स हैं वो बेचना चाहता हूँ, और मोहनलाल ने बोला ठीक है, लेकिन ये हमारी एडिशनल टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। नाउ द हुक इज, तुम्हारा यहाँ पर पॉइंट क्लियर होना चाहिए, अगर आपको ऐसे केस लॉ दिया गया और उसको सॉल्व करना आपने, 5 नंबर में कभी कभी आ जाती है केस स्टडी,
तो आपका हो क्या होना चाहिए कि यार इसने तो बदले में नई ऑफर दे दी है, तो बदले में नई ऑफर दे दी तो वो काउंटर ऑफर है। तो इस केस में सेक्शन 7 की एप्लीकेबिलिटी नहीं होती है। तो देखो जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मोहनलाल का रिस्पॉन्स एक्सेप्टेंस नहीं था, लेकिन उस ऑफर के बदले में ऑफर था। जब आप ऑफर के बदले में ऑफर देते हैं तो वो काउंटर ऑफर होती है, और वो काउंटर ऑफर सेक्शन 7 दैट इज मिरर इमेज के रूल पर अप्लाई नहीं होती है। अगला केस है आपका यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस भीमसेन वलायतीराम का 1969 का केस है। ऐसे ही गवर्नमेंट ऑक्शन हुई है कि लिकर शॉप जो शराब के ठेके खुलते हैं ना, उनका गवर्नमेंट ऑक्शन होता है। तो भीमसेन ने हाईएस्ट बिड सबमिट कर दी, ठीक है। अब उसमें गवर्नमेंट ने एक कंडीशन दे रखी थी, सब्जेक्ट टू अप्रूवल, ठीक है। अब तुम्हें यह भी पता है कि जब आप ऐसे बिडिंग करते हैं तो वो इन्विटेशन टू ऑफर होता है ना, ऑफर नहीं होता है, वो इनविटेशन टू ऑफर होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला क्योंकि इसमें कंडीशन था कि सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट, तो जो आपने कोटेशन भेजा, हाईएस्ट कोर्ट भेजा, इट डजंट मीन बाय सेंडिंग हायर कोर्ट की तुमने ऑफर एक्सेप्ट कर ली है या उन्होंने आपका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है। ना तो इसमें सेक्शन 7 की एप्लीकेबिलिटी होती है और ना ही ये ऑफर है। ये सिर्फ एक इन्विटेशन टू ऑफर है जो उन्होंने रिजेक्ट कर दी है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट केस है जगत बंधु चटर्जी वर्सेस नीलिमा रानी का 1969 का केस है। इसमें जगत बंधु चटर्जी ने नीलिमा रानी को अपनी प्रॉपर्टी बेचने के लिए बोला कि मैं अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहता हूँ। जैसे इसे ऐसा समझ लो कि तुम एक घर देख रहे हो किराए पर, तो लैंडलॉर्ड ने बोला 20,000 रुपये किराया है, तुमने बोला नहीं नहीं मैं तो 18,000 रुपया दूंगी या दूंगा। तो तुमने क्या करा, बदले में एक काउंटर ऑफर इशू कर दिया है, ठीक है, उसको और ऑफर दे दिया है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला कि भाई अपनी कॉन्वर्सेशन पर फोकस करना शुरू करो, ठीक है। हम डे टू डे लाइफ में जो अपनी कॉन्वर्सेशन करते हैं उसी में ही हमारे कॉन्ट्रैक्ट लॉ के रूल्स छिपे हुए होते हैं। तो जब आप किसी से डिस्काउंट मांगते हैं तो आप डिस्काउंट नहीं मांग रहे हैं, आप उसे काउंटर ऑफर दे रहे हैं। तो वहां पर कॉन्ट्रैक्ट लॉ की एप्लीकेबिलिटी नहीं होती है क्योंकि ओरिजिनल ऑफर की वेरिएशंस आ गई हैं। समझ आ गया। तो यहां पर भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भैया मिरर इमेज का रूल अप्लाई नहीं होता है। अगला केस है नंदलाल शाह का वर्सेस बॉम्बे हाउसिंग बोर्ड का। यहां पर भी वही है कि इन्होंने अपना कोटेशन निकाला है, घर बेच रहे हैं, और नंदलाल ने टेंडर सबमिट करा कि ये मैं आपकी बिल्डिंग बना दूंगा। अब बॉम्बे वो हाउसिंग बोर्ड है, उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया, कुछ नई टर्म्स एंड कंडीशन इंट्रोड्यूस कर दी। तो यहाँ पर भी कोर्ट ने यही कहा कि जब आप मिरर रूल की या मिरर इमेज रूल की बात करते हैं तो जो टर्म्स आपको दी गई हैं आप उन्हीं टर्म्स को एक्सेप्ट करते हैं, आप उसमें कुछ नया या कोई नई मॉडिफिकेशंस अलाउ नहीं कर सकते। अगर आप करते हैं ऐसा तो वो काउंटर ऑफर कहलाती है, ठीक है। चलिए जी, अगला केस है आपका काइलेक्स केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड वर्सेस बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ऑफ द पोर्ट ऑफ कांडला। इसमें भी सेम यही रूल है, टेंडर निकला है और टेंडर के बदले में आपने एडिशनल कंडीशंस इंट्रोड्यूस कर दिए कि सर टेंडर तो ठीक है हम भर भी देंगे लेकिन पेमेंट की टर्म्स ऐसी ऐसी होंगी। तो जब आप, फिर वही बात है, मैं तुम्हें बार बार बोल रही हूँ कि अपनी कॉन्वर्सेशन पर ध्यान दो, जब हम बात करते हैं आप उस पर फोकस करो। द मोमेंट यू स्टार्ट नेगोशिएटिंग इट मीन्स यू आर रिजेक्टिंग द ओरिजिनल ऑफर। कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, कुछ ज्यादा लीगल फंडामेंटल समझने की जरूरत नहीं है। दिस इज द बेसिक थिंग दैट यू कैन लर्न कि आप अपनी डे टू डे कॉन्वर्सेशन से अपने कॉन्ट्रैक्ट लॉ के प्रिंसिपल्स को कैसे सीख सकते हैं। तो जब आप मम्मी के साथ मार्केट जाते हैं, जब आप मार्केट जाते हैं और आप डिस्काउंट्स मांगते हैं या आप एडिशनल जो जिसे हम बोलते हैं बेनिफिट्स मांगते हैं या आप नेगोशिएशंस करते हैं, तो बच्चे एक बात याद रखना, वहां पर आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं होता है। आप उसको ऑफर के बदले में एक और ऑफर दे रहे हैं और वो काउंटर ऑफर कहलाती है, और सेक्शन 7 कहता है कि ये एक्सेप्टेंस नहीं होती है। एम आई क्लियर। चलिए जी, अब हम अगला देखते हैं। समरी है 1 सेकंड में, मतलब फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो तुम्हें समझ आ गया है। मैं बार बार तुम्हें यही बोल रही हूँ, मिरर इमेज क्या होती है। मिरर इमेज का मतलब है कुछ नहीं करना, खुद को खड़े होकर आईने में देखना है। क्वेश्चन लिखने का तरीका समझो, इट्स ऑल अबाउट योर क्रिएटिविटी। तुम शीशा याद कर लो कि शीशे में मैं खड़ा हूं तो जैसे मैं खड़ा हूं मैं वैसा ही दिखता हूं। शीशा उसमें कुछ चेंजेस करके मुझे मेरी आइडेंटिटी या मेरी इमेज नहीं दिखाएगा, वो उसमें कुछ चेंजेस नहीं करता। अगर वो उसमें चेंजेस कर देता है तो फिर मैं रहा ही नहीं ना, तुमने अपनी आइडेंटिटी खो दी। यही सेक्शन 7 कह रहा है। सेक्शन 7 कह रहा है कि अगर आपको कुछ ऑफर किया गया है आपने उसे वैसे ही लेना है जैसा वो है, उसमें कोई मॉडिफिकेशंस कोई चेंजेस नहीं इंट्रोड्यूस करने हैं। और अगर आप कर देते हैं तो फिर सेक्शन 7 जो कहता है कि
एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनइक्वोकल, वो रूल यहाँ पर अप्लाई नहीं होता है। तो सम अप अगर मैं तुम्हें बोलूं एक लाइन में कि सेक्शन 7 कहता है बोथ द पार्टीज मस्ट बी क्लियर एंड अलाइंड इन टोटल एग्रीमेंट। आया समझ? तो वाइंड अप करते हैं। वाइंड अप हो ही गया है। आप सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो और लाइक कर लो। एंड आई कैन गारंटी यू कि अगर आप अपने आंसर्स में केस लॉस इंट्रोड्यूस करते हैं ना बच्चे, यू आर गोइंग टू स्कोर वेरी वेल। अपार्ट फ्रॉम दैट, स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम योर डे टू डे बिहेवियर कि आप लॉ उसमें कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। आई एश्योर यू वन थिंग, आपको कभी भी किताब खोलकर ना मगअप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड आई प्रॉमिस यू दिस। थैंक यू so much.